हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन का स्टडी किया था। अब स्टडी करते हैं अबाउट डिफेक्ट्स। किसके बारे में स्टडी करना है अभी? डिफेक्ट्स और अबरेशन ऑफ इमेज। डिफेक्ट और अबरेशन ऑफ इमेज। चलो, सो डिफेक्ट एंड अबरेशन किसमें आना है? इमेज में। इमेज के लिए हम डिफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम अबरेशन भी कहते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए सिंपल थ्योरी हमें पता है कि हम कुछ इमेज फोकस पे फॉर्म होते हैं, कुछ अगर अलग जगह पे फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है। कैसे फाइंड आउट करें? फोकस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R/2 एंड हमने स्टडी किया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे दो फॉर्मूले, इससे हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इनमें रिलेशन मिल जाता है। तो इसकी वजह से हम इमेज को जज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर मिरर या लेंस में इस फॉर्मूलाज के ऊपर कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ये डिपेंड होता है, या हमें पता होता है। अब सो इमेज अगर फॉर्म होगी तो उसके लिए कुछ अजम्पशन दिए गए, कुछ अजम्पशन हमें दिए गए हैं। सो इमेज जो भी फॉर्म होगी उसके लिए कुछ अजम्पशन हमें दिए गए हैं। अब अजम्पशन है क्या? फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज कहाँ होने चाहिए? ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपने इमेज फॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, वो नजदीक होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और जो भी इमेज फॉर्म हो, अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है इन्वर्टेड फॉर्म में, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके, तो इमेज भी नजदीक फॉर्म होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन है रे डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। अगर डाइवर्ज इमेज हो रहा है या डाइवर्ज रे हो रही है, रे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग रेज है। कैसे रेज है? डाइवर्जिंग। ओके, तो जो भी डाइवर्जिंग रे है ऑब्जेक्ट से, वो कैसे होने चाहिए? कोन बनाना चाहिए, कोन विथ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है। सो अगर इमेज इस तरह से और रे डाइवर्ज हो रही है, हमारे ये मिरर है और रे डाइवर्ज हो रही है, तो रे ने जो कोन बनाना है वो कैसे होना चाहिए? स्मॉल एंगल का कोन होना चाहिए। स्मॉल एंगल का कोन होना चाहिए। देन नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, there is a parallel beam of ray, it is paraaxial. If there is a parallel beam of ray, it is a paraaxial and parallel and close to the principal axis. So जब हम paraaxial ray consider करते हैं, paraaxial ray, पैराएक्सियल रे का मीनिंग क्या होता है? पैराएक्सियल रे का मीनिंग होता है बीम कैसी है? बीम जो है हमारी वो पैरेलल है। बीम पैरेलल है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। एंड इट इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैराएक्सियल रे जिससे इमेज अच्छा फॉर्म होता है, तो पैराएक्सियल रे किसे कहा जाता है? जो कि
प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक हो एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जो बीम है और क्लोज और पैरेलल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां अगर हमने मिरर रख दिया तो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक और जो पैरेलल बीम जाती है उसे कहा जाता है पैराएक्सियल। इसे क्या कहा जाता है? पैराएक्सियल। और सॉरी, और जो दूर से जाती है उसे मार्जिनल रे कहा जाता है। याद रखो, दूर से जाती है उसे मार्जिनल रे कहा जाता है। तो अच्छी इमेज अगर फाउंड आउट करने है, अच्छी इमेज अगर बनाना है तो हमें पैराएक्सियल रे की जरूरत होती है। इसलिए हमारा पहला एजम्पशन क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए, तो जिससे भी रे बनती है वो पैराएक्सियल रे बनती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 एजम्पशन है। अगर ये एजम्पशन फॉलो नहीं होते अच्छे इमेज बनाने के लिए, 3 एजम्पशन फॉलो होने जरूरी है, तो इमेज में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इमेज में कुछ डिफेक्ट आ जाता है या इमेज डिफेक्टिव बनती है। इमेज क्या बनती है? डिफेक्टिव इमेज। डिफेक्टिव इमेज। अब ये डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, डिफेक्ट बहुत सारे होते हैं। कॉमनली डिफेक्ट होता है स्फेरिकल अब्रेशन। क्या होता है? स्फेरिकल अब्रेशन, ये कॉमनली डिफेक्ट होता है। स्फेरिकल एब्रेशन। और होता है डिफेक्ट कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, अस्टिग्मेटिज्म, देन डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। ये बहुत सारे डिफेक्ट इमेज में आ सकते हैं, ये बहुत सारे डिफेक्ट इमेज में आ सकते हैं। कब? अगर वो 3 एजम्पशन हमें फॉलो ना हो कि इमेज ऑब्जेक्ट नजदीक हो, देन डाइवर्जिंग अगर रेज है तो उसने छोटा सा एंगल वाला कोन बनाना चाहिए, और रे कैसे होनी चाहिए? पैराएक्सियल। अगर ये तीनों भी एजम्पशन फॉलो नहीं होते तो इमेज में डिफेक्ट आते हैं। वो कौन से डिफेक्ट होते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, अस्टिग्मेटेशन, डिस्टॉर्शन, इतने इसमें एरर आते हैं। तो उसके लिए अब ये जो एरर है बहुत सारे, उसमें से हमें सिर्फ स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में। तो स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन, अब ये स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है? यहां क्या लिखा है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल एब्रेशन आता है बिकॉज ऑफ शेप। बिकॉज ऑफ शेप। कौन सा शेप है मिरर का? हमारा स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप की वजह से जो भी एरर आता है या जो भी डिफेक्ट आता है उसे कहा जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप। बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप। ओके, अब देखते हैं स्फेरिकल शेप से कैसे डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो एक डायग्राम हम ड्रॉ अगर करते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस उससे पास हो रहा है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम 2 रेस का स्टडी करते हैं। एक है पैराएक्सियल रे, एक है पैराएक्सियल रे। तो पैराएक्सियल रे नजदीक से आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। अब ये पैराएक्सियल रे दोनों आ रही है, ये दोनों, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रे आ रही है। अब ये दोनों मिक्स होंगी सर्टेन पॉइंट पे इस तरह से, ये दोनों यहां। तो यहां हमारा इमेज बना फोकस पे, पैरेलल रे आ रही है ना, इसे कहेंगे हम फोकस ऑफ पैराएक्सियल रे, एफपी। दूसरे दूर वाले रे रहते हैं मार्जिनल रे। अब ये मार्जिनल रे यहां इंसिडेंट होंगे, दूसरा मार्जिनल रे यहां इंसिडेंट होगा, दूर वाले है ना, तो इसे मार्जिनल रे कहते हैं। अब ये आएंगे और इंसिडेंट होंगे यहां पे कहीं,
अब इसके वजह से एक फोकस बनेगा, यहाँ इमेज बनेगी, दिस इज फोकस ड्यू टू मार्जिनल रे। ये किसके वजह से फोकस है? फोकस ड्यू टू मार्जिनल रे, FM। अब अगर हम देखते हैं कि एक इमेज बन रही है यहाँ मार्जिनल रे की वजह से, और दूसरी जो इमेज है हमारी वो बन रही है FP पे, तो मार्जिनल रे से अलग जगह पे इमेज बनेगी, प्रिंसिपल जो पैराक्सियल रे है उसकी वजह से अलग जगह पे रे इमेज बनेगी। अब एक इमेज आगे है, एक इमेज पीछे, जब हम देखेंगे इस इमेज को तो हमें इमेज ब्लर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे इमेज ऐसे फॉर्म होंगे, बहुत सारे ऐसे इमेज फॉर्म होंगे, और उसकी वजह से जो इमेज है वो ब्लर दिखेगा। इमेज क्या होगा? ब्लर, क्योंकि एक के ऊपर एक बहुत सारी इमेज फॉर्म हो रहे, एक इमेज FP पे फॉर्म होगा, एक FM पे फॉर्म होगा, इसके बीच में एक और इमेज हो सकता है सॉरी। तो ऐसे बहुत सारी इमेज फॉर्म होंगे और हम सभी इमेज को एक साथ हमें दिखाई देंगे, तो हमें क्या लगेगा कि ये ब्लर इमेज है, क्लियर इमेज नहीं आएगा। तो इसी को कहा जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये शेप की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक जो पैराक्सियल रे है वो दूर मीट हो रही है, उसका इमेज दूर बन रहा है, मार्जिनल रे का जो इमेज है वो नजदीक बन रहा है। तो इसके वजह से 2 या 3 इमेज एक साथ बन जाएंगी, और वो जब हम देखेंगे एक साथ हमें दिखाई देंगे, तो वो एक के ऊपर एक मींस एक ब्लर इमेज बनेगा। ये क्या बनेगा? ब्लर इमेज। तो ये किसकी वजह से एरर आ रहा है? बिकॉज ऑफ शेप। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन। तो अनक्लियर जो भी इमेज की बाउंड्री है वो अनक्लियर होंगी। अब अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन FP एंड FM, तो सबसे नजदीक वाला इमेज कहां बनेगा? FP पे। सबसे दूर वाला इमेज कहां बनेगा? FM। तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, तो इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एब्रेशन। इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, ये हो गया एक। अब इमेज देखो क्लियर नहीं मिल रही है, इमेज हमें क्लियर नहीं मिल रही है। जब हम इमेज को देखेंगे, अब हम इमेज को देखेंगे तो हमें ये सर्कुलर शेप की दिखाई देगी। कैसे? सर्कुलर शेप की। देखो अब FP के और FM की वजह से यहाँ इमेज बन रही है, तो ये देखो ये पॉइंट है जहां पे दोनों रे मीट हो रही है, पैराक्सियल और मार्जिनल। ये पॉइंट को A कहते हैं और दूसरे पॉइंट को B कहते हैं। तो यहां हमें इमेज बनते हुए दिखाई देगी, और वो कौन सी शेप में होगी? इमेज होगी हमारी सर्कुलर शेप में। सर्कुलर इमेज यहां बनती, जब आप देखोगे तो सर्कल के शेप में इमेज हमें दिखाई देगी। अब ये सर्कल कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा। अब AB जहां पॉइंट मीट होता है वहां सबसे छोटा वाला जिसका डायमीटर कम होगा, ऐसा सर्कल होगा। A पॉइंट और B पॉइंट डायमीटर सबसे, तो इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। क्या कहा जाता है इस सर्कल को? सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। मींस यहां जो इमेज बनेगी वो बाकी इमेज से क्लियर होगी, इस जगह पे इमेज सबसे क्लियर होगी। यहाँ कंफ्यूजन लिस्ट होगा, इसलिए यहाँ कहा जाता है लिस्ट सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन। दिस सर्कल इज नोन एज अ सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन। और अगर हम इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करें तो रेडियस को कहा जाता है ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन। अगर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करें तो रेडियस को कहा जाता है ट्रांसवर्स स्फेरिकल एब्रेशन। अगर हमें स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करना है तो हमें अलग शेप का मिरर लेना पड़ेगा, क्योंकि शेप की वजह से आता है। तो कौन सा शेप ले? तो उसके लिए हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। इसका क्या, कौन सा मिरर यूज करते हैं? पैराबोलिक मिरर, याद रखो। तो स्फेरिकल एब्रेशन को नजदीक रिमूव करने के लिए, स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। पैराबोलिक शेप ऐसा है कि कितने भी पैरेलल रे आए वो फोकस पे ही मीट होती है।
एट द सेम टाइम, तो इमेज हमें एक पॉइंट पे मिलेगा, इमेज हमें एक पॉइंट पे मिलेगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्रैक्शन पे। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ओके। अब आते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2। अब दो मीडियम है और ये दोनों के बीच की बाउंड्री, दैट इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। अब यहां से लाइट ट्रेवल, लाइट इज नथिंग बट ईएम वेव, हमें पता है लाइट की प्रॉपर्टी, हमें पता है लाइट स्पीड होता है, वेवलेंथ होता है। ओके, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो लाइट अपना पाथ चेंज करती है। ओके, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होना, उसकी वजह से लाइट का पाथ चेंज होता है, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन इट इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को अगर हमें स्टडी करना है तो पहले बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। कौन से, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो पहले आते हैं, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, उसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, if light travel from vacuum to any other medium, then the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium is known as an absolute refractive index। ठीक है, कंडीशन क्या है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम, कहां से ट्रेवल होना चाहिए, वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम। मीन्स पहला मीडियम हमेशा वैक्यूम होना चाहिए, मीडियम फर्स्ट हमेशा क्या होना चाहिए, वैक्यूम। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम, देन रेशियो ऑफ, किसका रेशियो लेना है हमें, देन रेशियो ऑफ velocity of light, velocity of light in vacuum to velocity of light in medium is called absolute refractive index।
ठीक है। पहली कंडीशन, लाइट जिस मीडियम से आ रहा है, पहला मीडियम हमेशा वैक्यूम होना चाहिए और वैक्यूम से वो कहीं भी जाए, कौन से भी दूसरे मीडियम में जाए। तो अगर हम दोनों वेलोसिटी का रिलेशन लेते हैं तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस अब देखो यहां अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास मीडियम वन इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज वैक्यूम। वैक्यूम और एयर हम ले सकते हैं अभी, वैक्यूम और एयर, ऑलवेज वैक्यूम। पहला मीडियम वैक्यूम और एयर, ठीक है। और दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, मीडियम टू एनी मीडियम। सो लाइट जब वैक्यूम से मीडियम टू में जाएगी तो यहां होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में, c 3 इंटू 10⁸ और वेलोसिटी इन मीडियम इसे हम कहेंगे v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा, n इज इक्वल टू c बाई v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको अगर हमें लिखना है, अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको, अगर मुझे इसको लिखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अब हमारे पास मीडियम नहीं है, पहला मीडियम मींस वैक्यूम लेंगे और यहां से अगर ग्लास में लाइट जा रहा है, कहां जा रहा है, ग्लास में, वैक्यूम से लाइट ग्लास में जा रहा है, मीडियम टू। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। अगर वाटर में जा रहा है, वैक्यूम से कहां जा रहा है, वैक्यूम से ये वाटर में जा रहा है, सेकेंड मीडियम हमारा क्या है, वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो वैक्यूम में वेलोसिटी c और वाटर में वेलोसिटी vw, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर जनरल लिखना है सो मीडियम 1 एंड 2 ऐसे हम लिख सकते हैं, जो भी मीडियम होगा उसका हम नाम लिख सकते हैं। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸8, 3 इंटू 10⁸8, और दूसरे मीडियम में स्पीड कम होगा, दूसरे मीडियम में स्पीड कम होगा, तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸8 है, उससे ज्यादा स्पीड किसी का जा नहीं सकता। तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा c का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, उसको हम लेस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें 2 पॉइंट वापस, फर्स्ट, if medium 1, okay, or light travel from medium 1, medium 1 क्या होना चाहिए, not air, और वैक्यूम। मीडियम 1 एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, पहला मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए उस केस में, या एयर नहीं होना चाहिए उस केस में, लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। देन सेकेंड, रेशियो ऑफ वेलोसिटी
of light in medium 1 to velocity of light in medium 2 is called a relative refractive इंडेक्स. इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम 2, इसे कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही है. मीडियम 1 से मीडियम 2. मीडियम 1 में वेलोसिटी होगी v1, मीडियम 2 में वेलोसिटी होगी v2. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फाइंड करेंगे सेकेंड मीडियम का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा लिखा जाता है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं सेकेंड मीडियम का, जिसमें रे जा रही है. हमेशा याद रखो वेलोसिटी ऑफ, तो क्या होगा? इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज लाइट ट्रैवल कर रही है, पहला मीडियम अब वैक्यूम नहीं होना चाहिए, तो लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर से ग्लास में. वाटर से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रही है, वाटर से आ रही है और ग्लास में जा रही है. उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? यहां वेलोसिटी है वाटर में vw और यहां ग्लास में vg. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका फाइंड कर रहे हैं? ग्लास. विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रे कहां से आ रही है? वाटर से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू vw डिवाइडेड बाय vg. vw divided by vg. velocity of light in water to the velocity of light in a glass. अगर उल्टा होगा कि लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, उस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वाटर. अगर हम जनरल लिखने जाए तो क्या होगा? एक है मीडियम 1, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय मीडियम 2. ये हो गया जनरल फॉर्मूला. अब ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा हमने फाइंड आउट किया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं? रिलेशन फाइंड करते हैं. नाउ रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में रिलेशन क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. चलो अब आज शुरू करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? इसे c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. c से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. v1 डिवाइडेड बाय c इंटू c डिवाइडेड बाय v2. ठीक है. अब c डिवाइडेड बाय v2 एज इट इज रखते हैं और इस टर्म को डिवाइड में लेके जाते हैं. डिवाइड में लेके जाएंगे तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा, तो c डिवाइडेड बाय v1 आ गया. अब देखो c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम. तो ये हो गया, ये किसका डेफिनेशन है? ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इन वैक्यूम टू वेलोसिटी इन मीडियम. सो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम c डिवाइडेड बाय मीडियम v1, तो इसे कहेंगे हम n1.
और सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम 2, इसे कहेंगे n2, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1। सो n21 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। refractive index of second medium, absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of medium first। ये हो गया फॉर्मूला। एग्जांपल के तौर पे अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है ग्लास से वाटर में, कहां से? ग्लास से वाटर में, इस तरह से रे जा रहा है, तो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू absolute refractive index of water divided by absolute refractive index of glass। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये समझ में आ गया? absolute refractive index and relative refractive index, absolute refractive index and relative refractive index, जिस मीडियम में रे जाता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। जिसमें रे जा रहा है वो मीडियम सेकंड होता है, ये याद रखना है। तो ये समझ में आ गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ये हो गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है? देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं इलस्ट्रेशन क्या होता है। जब आप बकेट में स्टिक डालते हो, बकेट वाटर से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है और उसमें एक स्टिक डालते हो, तो आपको स्टिक ऐसा दिखाई देता है या थोड़ा बेंड हुआ हुआ? बेंड होता ही, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बेंड हुआ है, तो हमें स्टिक ऐसा दिखाई देता है कि ये बेंड हो चुका है। ये क्या हो चुका है? ठीक है। या फिर आप अगर पहले बकेट लोगे एम्प्टी, उसको देखोगे और उसमें वाटर भरोगे, वाटर हमने भर लिया, तो हमें क्या लगेगा कि ये उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। बॉटम क्या आ चुका है? ऊपर आ चुका है। मीन्स एक्चुअल से बॉटम थोड़ा ऊपर है ऐसा हमें लगेगा, ऐसा हमें दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। मीन्स डेप्थ उसका चेंज हो रहा है। डेप्थ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए और एक फॉर्मूला है, रियल डेप्थ टू द apparent depth, to the apparent depth। तो जब वाटर नहीं भरा था तो ये था हमारा रियल डेप्थ, और जब हमने वाटर भर लिया तो हमें ये लगा कि ये एपरेंट, ये थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, जो बॉटम है थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, ये हो जाएगा हमारा एपरेंट डेप्थ। अब हमें इस फॉर्मूला को प्रूव करना है, इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है। सो अब हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया है या एक मीडियम ले लिया है, तो हमने एक अब हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया है, उसमें से रे आ रहा है, उसमें से क्या आ रहा है? नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट से अब रे आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से, यहाँ वो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है। रे इस तरह से सीधे सीधे ट्रेवल कर रहा है। जब रे सीधे ट्रेवल करता है तो कोई भी डाइवर्जन नहीं होता। ठीक है, कोई भी डाइवर्जन नहीं होता है। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ओ पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ओ पॉइंट में। अब अगर हम इस मीडियम से नीचे तक जाए जहां ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो इसे हम कहते हैं
रियल डेप्थ, इसे क्या कहते हैं, रियल डेप्थ। अब अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर रे थोड़ा डाइवर्टेड आ रहा है, रे क्या आ रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ट होके आ रहा है, मीन्स यहां से हमने स्टार्ट किया, अब रे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अब मीडियम वो चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा तो उसका डेविएशन इस तरह से जाएगा। ये हमें पता है कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये कंसेप्ट हमें पता है, ठीक है। चलो अब और एक कंसेप्ट बता देता हूँ पहले कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में ट्रैवल करता है तो इट्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे जाता है, यहाँ नॉर्मल होगा तो उससे अवे जाता है। एंड लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के नजदीक आता है। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल से क्या होता है, दूर जाता है। और रेयरर से जब डेंसर में लाइट जाता है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल के नजदीक आता है, नॉर्मल के नजदीक आता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। सब ये हमारा ग्लास लैब है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में या एयर में जा रहा है, किस में जा रहा है, एयर में। तो ये हमारा मीडियम क्या है, एयर, और यहाँ हमारा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं, n। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। चलो अब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, यहां से जा रहा है। तो अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं, इस जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रे को। जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें लग रहा है कि रे यहाँ से आ रहा है, मीन्स रे कहाँ से आ रहा है, हमें लगेगा कि रे आ रहा है इस जगह से, रे आ रहा है इस जगह से, ठीक है, रे इस जगह से आ रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा पॉइंट आई पे, यहाँ इस पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट नीचे है लेकिन हमें दिखाई देगा आई पे। तो ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ, ये क्या हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ, हमें यहाँ पे ये दिखाई देगा। अब देखो अगर ये एंगल हम मेजर करते हैं, ये एंगल होगा R, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये क्या है, अपोजिट एंगल है। अब थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं यहाँ, ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट B, देन ये हमारा डिस्टेंस होगा x, ये डिस्टेंस होगा नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा x, ठीक है। तो चलो अब हम डेरिवेशन थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, डेरिवेशन थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम एक क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते कि यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, इस तरह से एक लाइन और एक ड्रॉ कर लेता हूं। चलो अब आते हैं हम कंसिडर करते हैं। चलो क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, O पे ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट से रेस जब सीधी रे जाएगी OA तो वो डाइवर्ट नहीं होगी। जब OB रे हमारी जा रही है डाइवर्ट होके,
तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कहाँ जा रही है, एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। पहला हम ट्राइंगल लेते हैं, देखो पहला हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ड्रॉ किया मैंने पहला ट्राइंगल। अब इसमें हम tan का वैल्यू फाइंड करेंगे। tan r इज इक्वल टू, tan r हमें क्या कहता है इन टर्म्स ऑफ साइन, tan r दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट का वैल्यू कितना होगा, x, देखो नीचे x है तो इसका वैल्यू होगा x, और एडजेसेंट का वैल्यू होगा a, क्योंकि ये एपरेंट डेप्थ यहाँ दी है, एपरेंट डेप्थ यहाँ है, दोनों लेंथ सेम होगी। सो tan का वैल्यू होगा x बाय a, x बाय a। सेकेंड, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल। तो दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमारा है, ये वाला ट्राइंगल, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे tan i इज इक्वल टू, tan i, tan अपोजिट कौन सा है, x, अपोजिट है, और एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट है हमारा ये टोटल लेंथ कितना है हमारा r, सो x बाय r। तो tan r फाइंड किया, tan r फाइंड आउट किया, बट एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल क्या है हमारे स्मॉल है, बट एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल हमारे वेरी स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं tan r इज नियरली इक्वल टू sin r एंड tan i इज नियरली इक्वल टू sin i। ठीक है, tan r इज नियरली इक्वल टू sin, tan का वैल्यू और sin का वैल्यू अगर एंगल छोटे होते तो सेम होता है। tan i इज इक्वल टू sin i एंड tan r इज इक्वल टू sin i। चलो ये समझ में आ गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, देयरफॉर, अब मैं यहां नीचे लिखता हूं, देयरफॉर sin r इज इक्वल टू क्या होगा, tan x बाय a एंड sin r इज इक्वल टू x बाय r। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड आउट करना है, मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइंड करना है। तो रे कहां से आनी चाहिए, रे आनी चाहिए एयर से और जानी कहां चाहिए, मीडियम में। रे कहां से आनी चाहिए, मीडियम से, और आनी चाहिए, सॉरी रे एयर से आनी चाहिए और मीडियम में जानी चाहिए। तो पहला मीडियम हमारा एयर होना चाहिए, सेकेंड मीडियम हमारा जो हमारा मीडियम है ग्लास स्लैब वो होना चाहिए। तो अगर रे आर एंगल से, ये देखो यहां आर एंगल है, ऊपर हमने आर एंगल लिया है, अब इस आर एंगल को हम मानते हैं कि इंसिडेंट एंगल है, रे इस तरह से आ रही है और यहां जा रही है, मीडियम में जा रही है, तो आर हमारा इंसिडेंट एंगल होगा और आई हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। सो मीडियम 1 में एंगल क्या होगा, आर, और मीडियम 2 में एंगल क्या होगा, आई। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखे, n इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई, मीडियम 1 डिवाइडेड बाय एंगल इन मीडियम 1, स्नेल्स लॉ। अब r का वैल्यू हमारे पास है, r का वैल्यू हमारे पास है, क्या लिखा है r का वैल्यू, r का वैल्यू देखो x बाय a और i का वैल्यू x बाय r। तो अब x कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा r बाय a, और r क्या है, रियल डेप्थ, r क्या है, रियल डेप्थ, और a क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो प्रूव हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूव। समझ में आ रहा है, ओके। सो ये रियल डेप्थ बाय एपरेंट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म फाइंड आउट करना है डेप्थ के हिसाब से तो ये आपको पता होना चाहिए, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंपल पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, देखो रिफ्लेक्शन है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या, यह फाइंड आउट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। अब हमारे पास एक मीडियम है, हमारे पास मीडियम है। अब अलग अलग पॉइंट पे हम रे को इंसिडेंट करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे। तो इनिशियली अगर रे, ये हमारा यहाँ सोर्स है, सोर्स से इनिशियल रे अगर सीधे लाइन में जाएगा तो कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। देन अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट एंगल को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो देखो अगर यहां से मैं रे को स्टार्ट करता हूं, यहां से रे को स्टार्ट करता हूं, ये एक एंगल पे इंसिडेंट करता हूं। देन यहां से रे को स्टार्ट करके एंगल और बढ़ाता हूं, बताता हूं आपको। पहले डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। देन ये थर्ड, ये फोर्थ रे, ये फोर्थ रे, ठीक है। अब अगर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ये एक नॉर्मल, यहाँ ये सेकेंड नॉर्मल, यहाँ ये थर्ड नॉर्मल, देन ये हमारा फोर्थ नॉर्मल, ठीक है। हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंसिडर अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऊपर वाला जिस मीडियम में रे जा रही है, दैट इज अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो लाइट ट्रेवल कर रही है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो लाइट क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। सो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये नॉर्मल से अवे जाती है। तो देखो पहले जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, जब रे यहां से स्टार्ट होगी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। अब हम स्मॉल इंसिडेंट एंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल छोटा है, तो उस केस में रे थोड़ी सी दूर जाएगी, रे क्या होगी, थोड़ी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हमारा एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बढ़ जाएगा। इंसिडेंट एंगल 1, इंसिडेंट एंगल 1। देन एंगल को और बढ़ाते हैं, एंगल को और थोड़ा बढ़ाएंगे, I2। अब रे क्या होगी, और दूर जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे और दूर जाएगी, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये R2, ये R1। अब एक केस ऐसा आएगा, एक केस ऐसा आएगा कि जैसे हम मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा, तो रे होगी परफेक्टली 90 डिग्री में जाएगी। रे क्या होगी, परफेक्ट 90 डिग्री में जाएगी। नाउ दिस एंगल इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल है ये, इंसिडेंट एंगल, कौन से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, कि उसके लिए
angle of refraction become 90 degree. Angle of refraction become 90 degree. Such incident angle is known as a critical angle. अगर critical angle से मैं angle का वैल्यू और बढ़ाता हूं, now angle is greater than critical angle. Angle is greater than critical angle. उस केस में रे वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी. रे वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी और इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे. तो समझ में आ गया क्या हो रहा है. जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो रे डाइवर्ट होता जाएगा. एक सर्टेन एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे रे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. मींस आर का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री. अगर उससे ज्यादा हम एंगल को बढ़ाते हैं तो रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी. सो दिस phenomenon is known as a total internal reflection. सो पर्टिकुलर, तो यहाँ हमें पता चला कि क्रिटिकल एंगल क्या है. ठीक है, क्रिटिकल एंगल इट इज पर्टिकुलर एंगल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर दैट रिफ्रैक्टेड एंगल इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज 90 डिग्री. अगर इससे ज्यादा हम एंगल को बढ़ाते हैं तो रे वापस उसी मीडियम में ट्रैवल करती है. दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होना चाहिए. क्या रहना चाहिए, दो कंडीशन. पहला, एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल से एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. एंड दूसरा, लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम. सो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रैवल करना चाहिए और क्रिटिकल एंगल से एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपीयर होता है. सो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये सारे कंडीशन समझ में आ गए. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ऑप्टिक्स का. हमने क्या स्टडी किया, रिफ्लेक्शन का थोड़ा पार्ट, एरर स्टडी किए, देन रिफ्रैक्शन स्टडी किया, देन रिफ्लेक्शन में हमने वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टडी किया. दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट किया. देन एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है वो देखा. एंड देन हमने और एक फिनोमेना स्टडी किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं. थैंक यू.